मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ और ये इजलास पार्लियामानी सेशन का पहला यानी इफ्तिताही सेशन था और रिवायत रही है कि इस इजलास में सुप्रीम कमांडर यानी प्रेसिडेंट खिताब करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज इस मुश्तरका इजलास से खिताब किया और इस सेशन में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान बशमूल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी शिरकत करते हैं। रिवायत रही है अब सारी पार्लियामानी पार्टीज़ इस इजलास में शिरकत यकीनी बनाती है और इस इजलास में सदर ममलिकत के खिताब और हाज़रीन के निबाक से कौम अंदाज़ा लगाती है कि आने वाली हुकूमत की समत क्या है और मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। आज के इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी ने तो खिताब किया, कुछ ममालिक के सुफरा ने भी शिरकत की, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ्स की गैर मौजूदगी ने थोड़ी हैरत में ज़रूर मुब्तला किया कि रवायत रही है लेकिन ये कुर्सियाँ जो उनके लिए मख्तस की गई थी और इन्विटेशन भी था वो इस इजलास में मौजूद नहीं थे। बहरहाल आज सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सेशन से भरपूर खिताब किया और अपोजिशन ने उनके खिताब के दरमियान भरपूर हंगामा आराई भी किया, एहतजाज भी किया। स्पीकर डाइस का घेराव किया गया और खिताब के दौरान ही बानी PTI की तस्वीर लहराई गई। सदर ममलिकत ने अपने खिताब में मुल्क को दरपेश माशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर बात करने के साथ साथ सबको एक साथ मिलकर आवाम के मसाइल का हल निकालने की बात की। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इस मौके पर क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपके साथ रखते हैं। Pakistan needs all hands on deck to revitalize its economy. Our primary objective should be to attract foreign direct investment. We have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. This joint house must play a leading role in the rebuilding public confidence in the parliamentary process, constructive disagreement and healthy noises of a growing democracy with a pursuit of zero-sum thinking. जिस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे, ऑपोजिशन खूब हंगामा आराई कर रही थी और ऑपोजिशन ने अपनी इस हंगामा आराई को और इस एहतजाज को आज जस्टिफाई किस अंदाज में किया। ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे थे और कैसे जस्टिफाई कर, एक झलक भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डिप्टी स्पीकर गैर आइनी गैर कानूनी और वजीर आजम भी गैर आइनी गैर कानूनी। आप अगर ये डोल पोजीशन रख के तो आप यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही वो है जो हमने आपको अर्ज़ किया था कि ये लोग ओहदे बांटते हैं। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे आइन और कानून के दायरे में इंशाअल्लाह ताला। तहरीक इंसाफ की एक ख़ास बात है कि ये प्रोपेगेंडा और यूटर्न लेने की सलाहियतों से माला माल हैं। बानी PTI से लेकर इस जमात के छोटे से छोटा कारकुन रहनुमा भरपूर अंदाज में अपने बयानात से हस्बे ज़रूरत फौरी यूटर्न ले लेता है। इस जमात का ये भी खासा है कि ये एक तीर से दो निशाने बांध देते हैं। ये पहले बयान देते हैं, जब ये बयान नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन जाता है, इस पर प्रोपेगेंडा हो जाता है और जब वो इस मैसेज से पहुंचाए जाने वाला पैगाम बासानी उस कंसर्न क्वार्टर्स तक भी पहुंच जाता है तो बाद में इससे यूटर्न लेकर इस बयान की तरदीद कर दी जाती है या इसे उस रहनुमा की ज़ाती जो है वो सोच कहकर उससे पहलू तही कर दी जाती है और बाद में जो है वो काफ़ी अफसोस मलने के अलावा कुछ नहीं होता है। शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब से मुतालिक बरादर इस्लामी मुल्क से मुतालिक जो स्टेटमेंट दिया वो ऑन रिकॉर्ड है और अब उससे ख़ुद उन्होंने स्टेटमेंट दे के जो पहलू तही है और कर लिया और अपने आप को उससे डिटैच भी कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बयान से इजहार लाताल्लुकी का नोट जारी किया गया बल्कि ख़ुद शेर अफजल मरवत भी इस बयान को अपनी ज़ाती राय कह रहे हैं, इसे पार्टी पॉलिसी नहीं कह रहे। इसके अलावा PTI रहनुमाओं की एक फ़ौज ज़फ़र मौज भी इस हवाले से वजाहती बयान जारी करे। दूसरी जानिब हुकूमत शेर अफजल मरवत के इस बयान को सोची समझी साजिश करार दे रही है जिसका मकसद मुल्क में आने वाली सरमायाकारी को ब्रेक लगवाना है। हुकूमत ये भी समझती है कि तहरीक इंसाफ का पुराना वतीरा है कि पहले बयान दो और बाद में अपने बयान से मुकर जाओ। हुकूमत की बात में वजन इसलिए भी महसूस होता है कि साइफर बयानिए से अमरीकी साजिश, IMF को ख़त और इसके बाद अमरीका में आलमी मालियाती इदारे के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज से लेकर आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर की जाने वाली प्रोपेगेंडा मुहिम में तहरीक इंसाफ का किरदार एक जैसा ही था। पहले ये सारी मुहिमात चलाई गई और बाद में अपनी ही चलाई गई इन मुहिमात पर यू टर्न ले लिया गया या अपने ही बयानात से पूरी की पूरी पार्टी मुकर गई। बट द डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है ज़ाहिर है बरादर इस्लामी मुल्क से रिलेटेड है और फिर ताल्लुकात को जो सफारती ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं,
उनको ठेस ज़रूर पहुंचती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इससे अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट अचीव करना चाहती है तो शायद ज़ाती इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन रियासती मफाद ज़ाती मफाद से बहुत ज़्यादा बालातर होता है। इससे रियासती मफाद को कितनी ठेस पहुंची है, अब यकीनन डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले ये स्टेटमेंट दिया जाना, उनके अपने एक कलीदी रहनुमा जो कोर कमेटी का हिस्सा है वो स्टेटमेंट दे और उसके बाद उस स्टेटमेंट की नफ़ी करने के लिए पूरी की पूरी पार्टी आ जाए, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है विद इन द पीटीआई? ये कन्फ्यूजन क्यों है? हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं है? पॉलिसी स्टेटमेंट अगर कोई देना होता है तो इस हवाले से कंसेंसस डेवलप करके कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जाता है? इस सारे मामले पर यकीनन बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। अब हम मौजूद है शेर अफजल मरवत ने खुद अपने बयान पर अब कैसे यू टर्न लिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ऐसा क्यों है कि तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा आके स्टेटमेंट देता है, वो रियासत को सपोर्ट नहीं करता, रियासत मुखालिफ कोई बयानिया होता है और उसके बाद पूरी पार्टी और तमाम जो लीडरशिप है उस बयान की वजाहत, उसकी तरदीद जारी करने में अपनी जो एनर्जीज है वो सर्व कर देती है? तो क्या कन्फ्यूजन मौजूद है और बड़ी सीरियस कन्फ्यूजन है विद इन द पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं मरवत साहब के उससे, तो उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बता दिया ये उनकी ज़ाती राय थी, इसमें तहरीक इंसाफ का कोई अमल दखल नहीं था। उनकी अपनी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग प्रीवी नहीं है, तो हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने पिछले दो ढाई साल में सुना है और इमरान खान के जुबानी सुना है, उसमें सिर्फ उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया था साइफर के रेफरेंस से, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर के लोगों का जिक्र किया था। उसके अलावा उन्होंने सर, शेर अफजल मरवत इज नाउ मेंबर ऑफ योर कोर कमेटी एंड ही शुड बी अ सीरियस स्पोक्सपर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन ऑफ योर पार्टी। सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना सीरियस किस्म का स्टेटमेंट दिया जाए और उसके बाद पार्टी पूरी की पूरी उसकी वजाहतें देने में लग जाए विदाउट सर्विंग हिम एनी शो कॉज नोटिस। देखिए, बिल्कुल फेयर इनफ, ये तो पार्टी की लीडरशिप जाने, उनसे बात करे, पूछे कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ एज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द पार्टी स्टैंस। ठीक है, आगे जो लीडरशिप है वो उनके साथ क्या बातचीत करती है, उस वक्त तक जब तक उसका कुछ होकर नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता। सर देखिए, आप अभी शो में बैठे हुए हैं, आप रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन ऑफ पीटीआई। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा आता है तो जाहिर है वो जाती हैसियत में नहीं आता किसी भी शो के अंदर, टीवी टॉक शो के अंदर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जाती हैसियत क्या है? मतलब आप पीटीआई के रिस्पॉन्सिबल स्पोक्सपर्सन है, आप उसके बिहाफ पे बात करते हैं, पहले आप बात कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है नहीं भी डैमेज हैज बीन डन, और उसके बाद आप उसकी क्लैरिफिकेशंस इशू करते हैं। नहीं जी, इस तरह है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं दो चीजें हैं। मैं आता हूँ पाकिस्तान के किसी भी जो मीडिया पे चैनल पे जब आता हूँ तो मैं दो बातें कर सकता हूँ। एक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौकफ है, एक जो मेरा जाती मौकफ हो सकता है मेरा जाती मौकफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौकफ से डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसके ऊपर उसके डिसिप्लिन का पाबंद हूं, लेकिन मेरी राय डिफरेंट हो सकती है। आप ग्रेविटी और सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेटमेंट को तो देखें, जो स्टेटमेंट वो जारी कर रहा है, इवन इन द पर्सनल कैपेसिटी। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दें विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस, ऐसी बात कर दें, क्या पार्टी ने कोई शो कॉज इशू किया है शेर अफजल मरवत साहब को? अगर फर्ज करें, देखिए, एक आदमी जब कह देता है कि ये मेरी जाती राय है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका मतलब है मेरी नजर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी नजर में आप उस शख्स से पूछ सकते हैं। सर, ये यू टर्न है ना, मेरी नजर में ये जिस वक्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो उस वक्त ये नहीं कहा कि जाती हैसियत में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन्होंने फौरन उसको करेक्ट कर दिया ना। नहीं, फौरन भी नहीं किया सर, ये उस वक्त किया कि जिस वक्त पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन है वो आ गए, पार्टी के सोशल मीडिया के ऊपर इशू किया गया कि ये पार्टी का स्टेटमेंट, पार्टी पॉलिसी ऐसी नहीं है, फिर उन्होंने वापस लिया। इंसान ने अपना करेक्ट कर दिया, इंसान ने अपने आप को करेक्ट कर दिया, फेयर एनफ, दैट्स परफेक्टली फाइन, हो जाता है ये चीज। आपने उस वक्त नहीं कहा होगा कि ये मेरी जाती राय, और पूछा भी नहीं किया होगा। सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि स्टेटमेंट की ग्रेविटी और सेंसिटिविटी देखे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो ममालिक के सीरियसली डैमेज होते हैं। सर, मैं उससे एग्री करता हूं जो आप कह रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी है और इसमें काफी वो है, लेकिन एक शख्स ने जब कह दिया ये उनकी राय है, फिर उसने ये भी लिख दिया है कि
ये मुझे तो इससे ज्यादा के ट्रूथ का पता है, और मैंने तो सिर्फ 1% किया हुआ है, तो अब आप उनको बुला के उनसे पूछ लें। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर आपसे कि दिस इजंट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सर, ये कंफ्यूजन है विद इन द पार्टी, एक स्टेटमेंट इशू होता है, वो मुख्तलिफ होता है, खान साहब की राय मुख्तलिफ होती है, कि कंफ्यूजन तो है, आप एग्री तो करें इस बात से। नहीं देखिए, मेरी बात सुने, इसका मैं कंफ्यूजन से नहीं करूंगा। इस किस्म की चीज मेरे लिहाज से तकरीबन हर जगह पे हो जाती है। हर एक इंसान की अपनी राय भी होती है, हर इंसान की। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, इस वक्त जो अताउल्लाह, वो क्या नाम है, वो तारक साहब जो हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जी मैं तो राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब ये उनकी अपनी पार्टी की वो है। तो आप शेर अफजल मरवत को सीरियस नहीं लेते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं बिल्कुल उनको सीरियस लेता हूं, लेकिन जब उन्होंने कह दिया है कि ये देखिए, इस तरह मैं आपको बताता हूं, जावेद लतीफ से सवाल पूछा गया था कि कल को आप मुकर तो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था, अब मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब मरवत साहब से पूछा गया या उनके ऊपर जब बात आई, उन्होंने कहा ये मेरी जाती राय है। दोनों ने अपने आप स्टांस को करेक्ट कर दिया। एक ने बता दिया कि मुझे, जावेद लतीफ साहब ने कहा मैं नहीं मुकरूंगा, शेर अफजल मरवत ने कहा जी मैं मुकर जाता हूं, मेरी जाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं। एक मुकर के, एक ने यूटर्न ले लिया, एक ने नहीं लिया। दोनों ने, देखिए ना, दोनों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, तो इसमें अब आगे बात करने के लिए आपको मरवत साहब को बुला के उनसे पूछ लें। लेकिन चूंकि उन्होंने कह दिया उनकी जाती राय, हुमायूं मोहम्मद साहब, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी या बानी पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज वेरी मच एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और वो जो नाम ले रहे हैं, खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेकर तनकीद कर रहा है, डू यू हैव एनी सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर दैट? देखिए, इस तरह ये है, ये बात आपको इमरान खान खुद इनके बारे में बता देंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात कही, इमरान खान ने ये कहा है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारी चीजें जब होती हैं तो उसके अंदर कंट्रोल का हो रहा होता है। उन्होंने उस रेफरेंस से कहा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यानी ये अज्यूम कर रहे हैं, वो उनकी अजम्पशन है। जैसे आज से पहले वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर और उनके सरबराहान के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब वो ये हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजिक उन्होंने लाइन ली हुई है। देखिए, मेरा ये, देखिए इस तरह ये होता है कि जब आप कोई केस, लेट्स से मेरे ऊपर कोई होता है, मैं कह देता हूँ कि अगर मुझे ये हो गया तो हुकूमत वक्त इसकी जिम्मेदार होगी। मैं प्रिज्यूम करता हूं कि हुकूमत वक्त इसलिए जिम्मेदार होगी कि हुकूमत वक्त इज इन कंट्रोल, ठीक है, वो चीजें कर रही है। इमरान खान का ये क्या समझ है उनकी कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं इसमें, और खासतौर पे देखिए उन्होंने मेन एक चीज के रेफरेंस से कहा हुआ है, वो चीज है कि बुशरा बीबी जो उनकी वाइफ है, उनकी जिंदगी के रेफरेंस के लिहाज से कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज सर, एक मिनट है जाए, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। वो इस लिहाज से मैं एक चीज समझाता हूँ कि एक इमरान खान में एक पठानी इरादा है, एक पठानी क्वालिटी है, ठीक है। और वो पठानी क्वालिटी ये है कि अगर आप मुझे जो मर्जी कह दो, मैं आपकी हर एक बात, हर एक बार को बर्दाश्त करता करूंगा। लेकिन जिस दिन आपने मेरी बीवी या मेरी बेटी या मेरे घर में किसी औरत की तरफ या अगर आपने नहीं, हालात ने या किसी ने भी किया है, तो मैं उसमें आपको जो सबसे ताकतवर शख्स है, मैं उसको कहूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और मैं उस लिहाज से उसको कहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अफगानिस्तान के अंदर जो भी हुआ था, सारे मुल्कों ने कुछ किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा था कि नहीं, अमेरिका को कहा था कि यार हम तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे हर चीज के लिहाज से, और फिर उन्होंने किया। तो ये पठानों की एक आदत, एक फितरत है। मरवत साहब, मैं तो जिसके साथ आप मिला रहे हैं पठानों के साथ, वो बड़े, मतलब मैं तो नहीं मिलाऊंगा। ये इमरान खान साहब की शायद अपनी कोई खसलत है कि जिसको अना कहते हैं, जिसको जिद कहते हैं, जिसको हठधर्मी कहते हैं। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं लगता है। नहीं, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी रूड ओवर देयर, ठीक है। एज एन एंकर इट डजंट सूट यू टू से थिंग्स लाइक दैट। आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं ना सर, आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। As an anchor, you need to apologize for आपको, you should apologize for that कि आप एक कबीले को टारगेट कर रहे हैं, आप पश्तून कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं पश्तून कबीले की, मैं आपको एक सिफत बता रहा हूँ। नहीं, ये सिर्फ बता रहे हैं सर, ऊपर सब चीज बता देंगे। मैं सुन ले, मैं खुद पठान हूँ,
मैं आपको अपनी फितरत बता रहा हूं पठानों की, कि हम अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, कि जब आप मेरे घर में घुसेंगे, मेरी बीवी बच्चों को टारगेट करेंगे, कौन टारगेट कर रहा है? बर्दाश्त नहीं करूंगा। कौन टारगेट कर रहा है? देखिए, हमारे लिहाज से ये हुकूमत कर रही है। जब हुकूमत को पुलिस तो वालों हुकूमत को कहे ना सर, ये आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेंगे तो इज इट जस्टिफाइड सर? सवाल तो मैं ये कर रहा हूं आपसे। ये सवाल तो आप इमरान खान से करें ना। सर आप इमरान खान को इसी सवाल के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं ना? आप इमरान खान को इसी स्टेटमेंट के ऊपर डिफेंड करते हुए आपने पूरी पश्तून कम्युनिटी की बात कर दी, हवाला दे दिया, और अब आप कह रहे हैं इमरान खान से पूछे। नहीं, एक मिनट है जाए। सबसे पहले मुझे लगता है आपको समझ नहीं आती, ठीक है? लेट मी रीफ्रेज इट। ये तो बड़ी आसान सी चीज है कि आप किसी और की समझ के अंदर तो मसला निकाल लें। सुन ले, लेट मी से इट अगेन इन अ सिंपल वर्ड। एक पठान की एक फितरत है कि वो अपने ऊपर सब सख्तियां बर्दाश्त करेगा, उफ तक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसके घर में घुस के उसकी बीवी को या उसके बच्चियों को या उसकी बहनों को या उसकी मां को टारगेट करने की कोशिश की, या उसको ये लगा कि आप वो टारगेट कर रहे हैं, वो वहां पे किसने किया टारगेट? यही तो पूछ रहा हूं मैं सर। देखिए, इमरान खान को ये लग रहा है, उसको लोगों ने ये बताया होगा या उसको इंफॉर्मेशन होगी कि फॉर एग्जांपल अगर उनको उनके लिहाज से बुशरा बीबी को जहर मिल रहा है या कुछ हो रहा है, जब वहां पूछा जाता है कि इसको ये क्यों नहीं हो रहा, तो कोई शख्स, कोई ना कोई लोग उसको इंफॉर्मेशन देते कि जी ये हमें ऊपर से प्रेशर आ रहा है। फौज की टॉप की पर्सनालिटी को आप एक अजम्पशन की वजह से मलाइन कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। नहीं, देखिए हम वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इस मुल्क में जब हम बात करते हैं रियासत की, ठीक है, अब रियासत में हुकूमत भी है, रियासत में अदलिया भी है, रियासत में हुकूमत के जो इदारे हैं वो सारे शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि हर एक की जिंदगी की हिफाजत करे, चाहे उसने कोई गुनाह किया है या नहीं किया, उसकी हिफाजत करे। अगर वो हिफाजत नहीं कर सकती और रियासत की क्या कह सकते हैं, उसके अंदर कैद के अंदर किसी को जहर दिया जा रहा है, तो फिर रियासत की जो टॉप लीडरशिप है उसके ऊपर ये उनकी जिम्मेदारी आ जाती है। बड़ी माजरत के साथ, ये नीचे बड़ी माजरत के साथ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये जो रियासत की आपने डेफिनेशन की, उसमें रियासत की टॉप लीडरशिप कहीं भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं होते कि आप उनको टारगेट करें। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी एक कंफ्यूजन है जो मुसलसल दिखाई दे रही है। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये महसूस कर रही है कि सीरियसली दे हैव लॉस्ट देयर नैरेटिव, बयानिए से महरूम है और नए बयानिए की तलाश है जो एक पॉपुलर नैरेटिव हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि मैं पार्टी के बिहाफ पे बात नहीं करता। ये अगर मैं ज़ाती अपनी राय देता हूँ, और मेरी ज़ाती राय ये है कि हमारे पास बहुत अच्छा नैरेटिव था। वो 2018 के बाद हमने उस नैरेटिव पे काम भी था, लोगों वो नैरेटिव वही सच्चाई का था, वही हक का था जिस पे पाकिस्तान की आवाम लब्बैक कह रही थी। वो नैरेटिव हमने खुद ही छोड़ दिया था। और वो जब हमने PDM की हुकूमत बनाई थी, जब किसी के कहने पे हमने अदम एतमाद कर लिया, फिर किसी के कहने पे एस्टेब्लिशमेंट कहने पे हुकूमत ले ली, फिर हमने वो सारी चीज़ें खुद ही कुर्बान कर दी थी। अब मेरा ख्याल है कि ना हमारे पास वो नैरेटिव इस तरह कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। दुकानों से नैरेटिव मिलते नहीं है कि कोई खरीदेगा। नैरेटिव के लिए वो काम आपको करना होता है जो लोग जिसकी डिमांड करें। तो मेरा ख्याल है जब आप इक़्तिदार ले लें, जब हुकूमतें ले लें, जब हुकूमतों में शामिल हो जाएं, फिर आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको ये नाकामी और कामयाबी जो भी इन हुकूमतों की होगी, वो मलबा आपके ऊपर आएगा। ये 16 महीने में आपने PDM की हुकूमत आपने देखी है, वो ली गई थी। उसका बड़ा जितना भी उसमें बुराई आई है, अच्छाई आई है, या बेहतरी आई है, बेहतरी नहीं आ सकी, उस सारी की फिर जिम्मेदार वही जमातें हुई हैं जो इक़्तिदार में थी, और उन्होंने फिर उसका सबक भी सीखा है। तो मेरा ख्याल है हम इक़्तिदार में हैं, जो जमातें वो सिर्फ ये कोशिश करें कि वो मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश करें। अगर भाई साहब देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जिसने भी लिया वो पॉपुलर हुआ, वो इमरान खान साहब हो, वो मियां नवाज शरीफ हो, वो मरियम नवाज हो। लेकिन अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं है, और डैमेज हैज़ बीन डन फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इलेक्शंस के नताइज भी दे वर वेरी मच क्लियर अबाउट इट।
तो ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव से नून लीग जब हटी, जैसे आपने फरमाया कि 2018 के बाद ये था, जब इससे हटी तो ये कॉम्प्रोमाइज क्यों और कैसे हुआ, और ये कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ा नून लीग को? देखिए, मैं पार्शली आपसे इत्तेफाक करूंगा, मैं सारी बात से शायद ना कर सकूं कि मैं नहीं समझता कि हमें सिर्फ किसी स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही कोई नैरेटिव होता है तो वही है। हाँ, ये जरूर है कि आप प्रोग्राम देते हैं, आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, जमहूरी अदारों का इस्तेकाम हो, मुल्क के वज़ीर आज़म फैसले करे, मुल्क की कैबिनेट फैसले करे, या मुल्क की पार्लियामान मजबूत हो, या आप चाहते हैं कि नहीं कंट्रोल्ड हुकूमत हो, हमारे ऊपर कोई ऐसा जिस तरह PDM की थी आप भी नजर आ रही है, इसके खिलाफ थे। हम कहते थे कि नहीं, इक़्तिदार और ये सारी जमात का फैसला था कि हमने बड़ा सबक सीखा है, बड़ी मारे हम सब ने खाई हैं, जमहूरी अदारे बड़े मजबूत नहीं हो रहे, इसलिए नहीं हो रहे कि एक जमात हटती है तो दूसरी हाथ में ला लेती है और इक़्तिदार के लिए वो सारी अपनी जो कमिटमेंट है वो कंप्रोमाइज कर लेती है, वो इक़्तिदार के लिए कोई असूल नहीं छोड़ती, वो इक़्तिदार के लिए अपने जो किए हुए वादों से हट जाती है, तो हम आइंदा नहीं हटेंगे। वो बदकिस्मती हुई है कि उस पर हम खड़े नहीं हो सके। अगर ये सियासी जमातें जो कह रही थी और बहुत अरसे से कह रही थी, उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ है, 2018 में इलेक्शन में मैंडेट किसने चोरी किया है, हमारे खिलाफ नैब कौन इस्तेमाल करता रहा है, हजारों किस तरह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है और हमारे केसेस में उलझाया गया और हमें सजा दी गई है। वो बात ठीक थी, वो बात समझ आ रही थी और हम कह रहे थे कि हम कभी भी नहीं, लेकिन भाई साहब 2018 के बाद जो आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लिया वो भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया, क्योंकि आज फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट बता रही है कि आप तो उस वक्त भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थे, आप तो उस वक्त भी जो कर रहे थे वो एस्टैब्लिशमेंट की कहने पर कर रहे थे, और आज तो एहसन इकबाल साहब के का जो इंकशाफ है उसने ये साबित कर दिया कि उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खान अब्बासी साहब, उनकी रिट ये थी कि उनसे पूछना भी किसी ने गवारा नहीं किया और कोई खुद ही मुज़ाकरात करके मुआहिदा करके आ भी गया। तो उस वक्त तो आपकी अपनी हुकूमत वही कुछ कर रही थी, दे वर वेरी मच हैंड्स इन हैंड्स विद एस्टैब्लिशमेंट। तो बाद में आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो गए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, एक तो मिसाल है कि 2018 के पहले की बातें, तो जो पहले की बातें हैं अगर आप ये कहते हैं तो उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जो उस पर डिस्कशन की जा सकती है। आप चूंकि 2018 से बाद की बातें शुरू की थी तो आप ज़रा पीछे ले गए। अगर उस वक्त भी कोई गलत हुआ था तो हमने रियलाइज़ कर लिया 2018 के बाद ये गलतियाँ थी। अगर उस वक्त भी हम समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट, देखें ना, जब हुकूमत में कोई जमात होती है जहाज, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप लड़ाई करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाए। हम ना कहते, हम ये नहीं कहते कि स्टेक होल्डर के साथ लड़ाई करें। ये चीज़ें जब आती है तो आपको बैठकर उनसे बात करनी होती है, लेकिन आप इक़्तिदार किस तरह हासिल करते हैं? आप इक़्तिदार में किसी की बैसाखी नहीं बनने की कोशिश करते। आप ये नहीं कहते कि मुझे इलेक्शन जितवाया जाए, आप नहीं कहते कि मुझे इलेक्शन में इक़्तिदार दिलवाया जाए। आप अपने स्लोगन पर, अपने प्रिंसिपल के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर, अपने जो बयानिया होता है उसके ऊपर अवाम के पास जाते हैं। ये हमारा बिल्कुल बहुत स्ट्रांग मौक़िफ़ जमात के अंदर रहा है कि हम आइंदा ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकेंगे जिसमें कल हमें शर्मिंदगी हो। और हम सारे इनका नाम लेते रहे और माफिया भी मांगते रहे और कहते रहे कि अब हम जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ख्याल है वो जो नैरेटिव था, जो बिल्कुल ठीक था, हम समझते हैं कि वो बिल्कुल था। नहीं, लेकिन भाई साहब 2018 के बाद जो आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लिया, एक तरफ तो आप बयानिया पब्लिकली बना रहे थे, दूसरी तरफ आप कमेटी रूम नंबर 2 में ख्वाजा आसिफ साहब जब सबसे जाके हलफ ले रहे थे कि आपने जल्द बाजवा की एक्सटेंशन में वोट देना है। उस वक्त भी आप एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कर रहे थे, पब्लिकली आप लोगों को ये बता रहे थे कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत बिल्कुल। मैं उस मीटिंग के अंदर खुद मौजूद था। सबसे बड़ा जुल्म हमने वही किया, सबसे बड़ी ज्यादती वही हुई है हमारी। और हमें नहीं यकीन था कि लीडरशिप ऐसा कोई फैसला करेगी कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देगी, कि हम उससे पहले जनरल रईस शरीफ के मामले में एक्सटेंशन के खिलाफ सी पार्टी जमात थी और एक बड़ा मौक़िफ़ था हमारी जमात का, सबने सपोर्ट किया। ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। वहां से ही तो हमारी मामलात खराब हुए हैं, वहां से ही तो हम कंप्रोमाइजेज हमारे शुरू हो गए थे। उसके बाद तो हमारा कंप्रोमाइजेज करना चाहिए। पहला कंप्रोमाइज हमारा उस एक्सटेंशन के ऊपर हुआ है। यहाँ एक्सटेंशन के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेहरबानी करके ये काम ना करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जमात के अंदर भी कहा गया है। ख्वाजा साहब ने कहा जी हम मजबूर हैं, हमें हुक्म मिला है और हमें ओथ में हम क्या बता भी नहीं सकते कि पूरी बात क्या है। वो जब आपने बात की है, हमने भी उनसे कहा था कि उन्होंने कहा, हमने कहा कि फिर ठीक है कि कोई ये वहां से पहला उस दिन। और ये हुक्म भी नवाज शरीफ साहब का था। लंदन से नवाज शरीफ साहब का मैसेज लेके ख्वाजा आसिफ साहब पहुंचे थे और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि पार्टी क़यादत ये चाहती है कि एक्सटेंशन दी जाए। जी, यही कहा गया, हमें यही बताया गया वहां उस मीटिंग के अंदर के लीडरशिप का ये फैसला हो गया है। लिहाजा और बहुत सारे उस वक्त के सेनेटर्स हैं, एमएनएस थे जिनका
ख्याल था कि ये काम ना करें, ये काम ठीक नहीं है, ये काम कल आज आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। आज मेहरबानी करके वही काम जो इमरान खान भी वही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी वही कर रही है, आप भी वही कर रहे हैं, लॉ में आप तब्दीली करने आ रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे ने भी कहा है ये मामला पार्लियामान में ले जाए। उनका ख्याल था कि शायद ये पार्लिमानी लीडर जो हैं या पार्लियामान जो सियासी जमातों के लीडर खड़े हो जाएंगे, लेकिन यकीन माने ये ऐसे लेटे हैं कि फिर हमें बस शर्मिंदगी उसके बाद हुई है, कोई अच्छी बात खबर नहीं मिली। तो उसके बाद ये पहला पत्थर था जो गिरा और उसके बाद फिर ये दीवार खड़ी नहीं हो सकी। तो भाई साहब आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और फिर कुछ एक्सटेंशंस के मामलात भी पार्लियामान के फ्लोर पर आने वाले हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ खबरें ये हैं कि वो उसी के काउंटर में कोई बयानात भी देंगे, कोई स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, लाहेअमल का ऐलान भी करने जा रहे हैं। कोई लाहेअमल नहीं चलेगा जी, बिल्कुल पाकिस्तान के लोग बड़े मशहूर हैं, हम जितनी भी बातें कर ले मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। 16 महीने हुकूमत PDM ने की है, लोगों ने देखा कि हमने क्या बेहतरी की है, हमने क्या गलतियां की थी, हम इस हुकूमत में आने के बाद क्या हम इस आवाम के लिए बेहतरी कर सके थे, क्या इस मुल्क के माशी हालातों में बेहतरी ला सके थे, नहीं ला सके थे। उसका खमाजा आपने इस इलेक्शन में देखा है कि क्या हालात हुई है, इससे भी बदतरीन हालात होंगे। और हम ये चलने वाला मामला नहीं है, ये सारी पार्टी की जिम्मेदारी होगी कल अगर ये डिलीवर ना कर सके तो। अब मुस्लिम लीग की हुकूमत आज हुकूमत में पंजाब में भी और सेंटर में भी कौन ये बात मानता है कि जी हम ये काम करेंगे, हम कहेंगे नहीं, इसका अच्छाई भी पार्टी के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं होगी। ये तो राना साहब और मेरे कहने से नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट की अगर हुकूमत है तो आप हट जाए ना, क्यों नहीं हटते? एस्टेब्लिशमेंट ने आपने वज़ीर आज़म बनने का शौक है तो आपने ले लिया, आप चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है तो आपने ले लिया, मिनिस्ट्री जो मिलने का शौक है वो आपने ले लिए, और कल आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ये कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल के मुताबिक, और मैं बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल कायम और दायम खड़ा हूं कि अगर आज जो भी नाकामियां होंगी, जो भी बेहतरी आप नहीं कर सकेंगे, वो इसकी सारी सियासी जमातें और सारे लीडर जिम्मेदार हैं। कल कोई नहीं कह सकता कि मैं इसका हिस्सा नहीं था। ये आपके पास चॉइस ही नहीं होती सियासी जमातों के अंदर। सियासी जमातों के अंदर जावेद अब्बास साहब आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आके खड़ी हो गई है, अब इसकी कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसले जो थे, काश ये फैसले सोच समझ के किए जाते, काश ये फैसले सिर्फ इक़्तिदार की खातिर न किए जाते, काश यही हमारी मंजिल नजर ना हो कि हम किस तरह इक़्तिदार में फौरी तौर पर पहुंच जाए। हमारी मंजिल सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला हाउस ही नहीं होगी। अगर इसके लिए ये मंजिल होगी फिर आप कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं जिस तरह किए गए। सर लास्टली कंप्रोमाइज के नतीजे में भाई साहब, उस कंप्रोमाइज के नतीजे में जो भी नतीजा निकला है वो नतीजा अच्छा नहीं था। अब भी वक्त है कि हम कोई ऐसा फैसला करें कि जमहूरी अदारे मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामान की बात सुनी जाए, या मर्जी की कैबिनेट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पहले ही बता चुके थे कि पेट्रोल महंगा होने के बाद अब चंद रोज बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने जा रही है और तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होगी। तो इस खबर की तस्दीक हो रही है क्योंकि मार्च के महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी है उसने बिजली की कीमतों में ₹2.94 फी यूनिट इजाफा मांगी और लाइकली ये इजाफा होने जा रहा है। लेकिन आवाम के लिए दोहरा अजाब ये है कि अब पेट्रोल और बिजली की कीमतें बाद जो CNG है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया और FBR ने CNG फी किलो CNG के ऊपर सेल्स टैक्स ₹11.70 मांग लिया है, जिससे फी किलो CNG की कीमत ₹11.70 बढ़ गई है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।